आइए बच्चों, हम लोग आज देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला कालखंड आदिकाल वीरगाथा काल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इनका अध्ययन करना बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है। इस काल में एकता के अभाव में उस समय की जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें भारत देश छोटे छोटे विभिन्न राज्यों में विभाजित था। एक समग्र एकता का सूत्र स्थापित नहीं था, इसलिए वो राजे रजवाड़े आपस में हमेशा युद्धों में उलझे रहते थे। तो इस काल में एकता के अभाव में युद्ध की प्रधानता रही। इस काल में कविताओं में वीर भाव के प्रति विशेष आग्रह रहा, अतः लिखे गए ग्रंथों में अधिकांश वीर गाथाएं हैं, इसलिए इस काल को वीर गाथा काल कहा गया। अगर मान लीजिए आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा, तो इसका उत्तर यही होगा कि इस काल में अधिकांशतः एकता के अभाव में युद्ध होते रहे, जिसमें वीर भाव पर विशेष आग्रह रहा, वीर भाव की प्रधानता रही और अधिकांश काव्य इससे प्रभावित होकर वीर गाथाएं लिखी गईं, इसलिए इस कालखंड को वीर गाथा काल कहा जाता है। इसका समय है संवत 1050 से 1375 तक। चलिए अब हम लोग इसकी विशेषताएं देखते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षा में ये पूछता है कि आदिकाल वीर गाथा काल की विशेषताएं बताइए, तो उस दृष्टि से इसकी प्रवृत्तियां और विशेषताएं हम लोग देखते हैं। पहली विशेषता है राज्य आश्रित चारण कवियों की रचनाएं। इस युग में जो कवि थे वो सभी राज्यों में आश्रित कवि थे, अर्थात राज्य के भाग थे, राज्य के अंग थे, राज्यों में आश्रित थे और वह प्रशंसा गीत गाने वाले चारण थे, इसलिए उनके द्वारा इन काव्यों की रचना की गई। दूसरी प्रवृत्ति आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। यद्यपि जब ये चारण कवि राज्याश्रित थे, वह राजा से दैनिक वेतन लेते थे और उनके ही सानिध्य में रहते थे, मनचाहे पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उनकी प्रशंसा और उनके प्रिय रुचिकर विषयों पर कविताएं लिखा करते थे। तीसरी विशेषता है युद्ध का सजीव चित्रण। देखिए, ये इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि इस काल में इन कवियों का एक बहुत बड़ा उपयोग होता था राजाओं के द्वारा युद्ध काल में घायल, निराश और व्यथित सैनिकों में पुनः से उत्साह, वीरता और साहस भरने के क्रम में इनकी कविताओं का प्रयोग किया जाता था। ये सभी कवि युद्ध क्षेत्र में स्वयं एक योद्धा के रूप में उपस्थित रहते थे और युद्ध का आंखों देखा सजीव चित्रण करते थे और अपनी वीरतापूर्ण कविताओं से व्यथित, पराजित सैनिकों के मन में पुनः से उत्साह का सृजन करते थे, जिससे युद्ध में वह सब पुनः प्राणपण से समर्पित हो जाते थे। यह इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी, इसलिए इनके द्वारा किया गया युद्ध चित्रण एकदम सजीव और सरस बन गया है। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ आंखों देखा हो रहा हो। चलिए, चौथी विशेषता कल्पना की प्रचुरता। यह सभी कवि अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए विविध काल्पनिक उपागम सोचा करते थे, उनकी कल्पनाएं किया करते थे और उससे मंडित करके अपने काव्य में अपने राजा की प्रशंसा किया करते थे। पांचवी विशेषता है वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। इस पूरे कालखंड में सर्वाधिक वीर गाथाएं रची गई, जिनमें वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता थी। काव्य में डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग। जो काव्य की भाषा है उसमें डिंगल और पिंगल का प्रयोग किया गया है। जो पिंगल भाषा होती है वह मृदु होती है, उसमें नरम मृदु शब्दों का प्रयोग होता है, वर्णों का प्रयोग होता है, और जो डिंगल होती है उसमें टा, ठा, डा, अड़ा जैसे कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि युद्धों के वर्णन में डिंगल भाषा का प्रयोग बड़ा ही समुचित और उचित जान पड़ा है। एक विशेषता इसकी और थी रासो काव्यों की रचना। इस कालखंड में रासो काव्यों की रचना की गई। तो इस तरह से ये आदिकाल वीरगाथा काल की सामाजिक स्थिति और उनकी प्रवृत्तियां और विशेषताएं हैं। इसका आप अवश्य अध्ययन कर लीजिएगा, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।